नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो सेकेंड ईयर का पेपर आया था पिछले वर्ष, और उसमें कौन कौन से आपके प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम इस पेपर को हल भी करेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आए थे हम उनको हल करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों ये आपको पेपर देखने को मिल रहा है और इसी पैटर्न पर आपका जो पेपर है आने वाला है। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न आया था कि विद्यालय प्रधानाचार्य का मुख्य उत्तरदायित्व होता है मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कराना, अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना, या माता पिता से आलोचना सुनने के लिए, या अनुशासन समस्याओं को संभालने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वह अनुदेशन कार्यक्रम में नेतृत्व प्रदान करना। जो भी लीडरशिप होती है वो एक प्रधानाचार्य का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, परिवार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है। और देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप लोग जो यहाँ पर बताया जा रहा है बिना स्किप किए हुए देखिएगा एक बार, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से उठ करके 2 नंबर में देखने को मिल सकते हैं, और 2 नंबर से उठ करके आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। जो आपकी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा है, ये आप 2 नंबर या 5 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही था। परिवार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देता है। तो परिवार जो होता है वो बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा, या हम कह सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन देता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है। आप जाएंगे तो यूनिट 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा, तीसरी यूनिट में आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। और मास मीडिया क्या है, मास मीडिया क्या है, यह भी आपका 3.2 में दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जैसे आपका 1.4 हुआ, जिसमें बात की गई है जेंडर यानी कि लिंग समानता की, जेंडर इक्वलिटी, जहाँ पर बात की गई वुमेन एजुकेशन की। तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद में आपके लिए यूनिट जो 5 है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। सीसीई क्या होता है, यानी कि आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है। और इसके बाद में अगर हम देख लेते हैं आगे आपके जो क्वेश्चंस आए थे, आरटीई का मतलब, आरटीई आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जहाँ पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। और आरटीई जो एक्ट था वो आप लोगों को आपके चैनल पर पढ़ा भी दिया गया है, लिंक आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया था, या आप वीडियो की लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2010 से इसको शुरू किया गया, 2009 में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए, और यहाँ पर जो शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष के बालकों की, वो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और जो दिव्यांग बालक थे इनकी एज 18 वर्ष की गई, यानी कि जो सामान्य बालक 6 से 14 वर्ष, और जो दिव्यांग बालक उनके लिए 18 वर्ष की शिक्षा यहाँ पर की गई थी। वाद आपका आदर्शवाद आपका हुआ, प्रकृतिवाद आपका हुआ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आया, कौन सा शैक्षिक दर्शन ने शिक्षण में परियोजना विधि का समर्थन किया या करता है। कौन सा शैक्षिक दर्शन शिक्षण में, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, कौन सा शैक्षिक दर्शन शिक्षण में परियोजना पद्धति का समर्थन करता है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परियोजना विधि किसने दी। तो नाम आता है दोस्तों जॉन डीवी का। परियोजना विधि किसने दी? जॉन डीवी ने दी। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह आपका व्यवहारवाद यानी कि प्रैग्मैटिज्म इस पर निर्भर करता है, इसका समर्थन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 5वें प्रश्न की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो प्रश्न है आपका यूनिट 5 से लिया गया। विद्यालय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में से होने वाले सभी वित्तीय लेखन को दर्ज किया जाता है। जो भी वित्तीय लेखन है यानी कि जो भी दिन प्रतिदिन का इनकम का जो लेखा जोखा होता है वो कैश बुक में दर्ज किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं और देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था ट्रू फॉल्स में, माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। तो बिल्कुल दोस्तों पहली शिक्षिका माँ होती है और जो परिवार होता है वहाँ से सबसे पहले बच्चा सीखना शुरू करता है। जैसा परिवार होगा, जैसे उसके माता पिता होंगे, वैसे ही बच्चा आगे सीखेगा, लेकिन जो शिक्षिका होती है वो माँ होती है। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आप लोग जो पढ़ते होंगे एक का एक संवैधानिक निकाय है, वो है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इचियोन रणनीति का विषय मेक द राइट रियल था। तो यह भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्लेवे विधि, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेवे मेथड किसने दिया। कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत बताइए कि प्लेवे मेथड किसने दिया। अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिए और तब कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन बताइएगा जरूर प्लेवे विधि किसने दी। और यहां पर जो आपका क्वेश्चन है प्लेवे विधि प्रकृतिवाद है, कहा जा रहा है कि प्लेवे विधि जो है वो प्रकृतिवाद है। तो बिल्कुल दोस्तों यह आपका ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। पुस्तकालय में क्या पुस्तकें होती हैं और पुस्तकों में क्या पाठ्यक्रम होता है, और पाठ्यक्रम जहाँ पर पाठ्यक्रम की बात आती है वहाँ पर औपचारिक शिक्षा की बात आ जाती है। तो दोस्तों यह भी आपका सही हो जाएगा। जहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं होगा वहाँ पर आपकी अनौपचारिक शिक्षा होगी, जैसे आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज। यहाँ से जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे वो अनौपचारिक शिक्षा होगी, इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। लेकिन अगर आप पुस्तकालय, विद्यालय, यहाँ से आप अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका फॉर्मल एजुकेशन होगी। इसी प्रकार से देख लीजिए UNCRPD। दोस्तों यह आपका आया था, मैंने आप सभी को बताया है कि जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं और साथ ही साथ जितने भी आपके एक्ट हैं, चाहे वो PWD एक्ट हो, चाहे वो RPWD एक्ट हो, चाहे वो NTA एक्ट हो, चाहे वो आपका कोई भी एक्ट हो, RTE हो, साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान SSA, RMSA, रमसा, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इन क्वेश्चनों को गलत करते हैं तो आपके नंबर कम होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही पेट क्वेश्चंस हैं, हर बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर UNCRPD। तो दोस्तों यहाँ आपका 2007 में CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन की बात हो रही है। तो ऑप्शन डी आपका। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों यह SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया गया था। और मानवतावाद जो था वो मैस्लो, और इसके बाद में आपकी लिंग समानता, तो महिलाओं की शिक्षा पर बात होती है। अगर आप को यहाँ पर 3 तक पता होते हैं तो भी आप 2 अच्छे से कर ले जाएंगे। जो आपको पता है वो आप लगाइए, नहीं पता है आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ी देर बाद सोच के लगाइएगा। मगर यहाँ पर आपका 1 नंबर पक्का होगा, इसीलिए बहुत ही सोच समझ के लगाइएगा। इसके बाद में आपका देखिए शिक्षा के बारे में पूछा गया, शिक्षा के 4 क्षेत्र। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा पूछ ली गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपका FACP के अनुसार आप देखेंगे
कि एज ग्रुप क्या थी, तो 15 से 18 आप बताएंगे। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं संचयी रिकॉर्ड, यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, ये आपको देखना है। और देखिए पीडब्ल्यूडी आ गया आपका, पीडब्ल्यूडी एक्ट जहाँ पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं की चर्चा की गई वो आपकी आ गई। इसके बाद में आपका जनसंचार के 4 उदाहरण, यानी कि मास मीडिया आपका आ गया, जो कि आपको यूनिट 3 में पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में आपका जो ये यूनिट 5 है, वहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछा गया, UNCRPD आपसे पूछ लिया गया। मूल्यांकन, यहाँ पे देखिए वैल्यू एजुकेशन भी आपसे पूछ लिया गया। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं। समय सारणी का निर्माण आपसे पूछ सकता है, इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि यूनिट 5 से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यूनिट 5 आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सामान्य विद्यालय में आप संसाधन कक्ष की व्यवस्था कैसे करेंगे, यानी कि रिसोर्स रूम का ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे आप सामान्य विद्यालय में। ये देखिए यूनिट 5 यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इसके बाद में अगर आप देख सकते हैं कि एक्ट आपसे पूछा गया, उससे पहले आपको शिक्षा इम्पॉर्टेंट। इसके बाद में देख लीजिए कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा 2006 पूछ ली गई और NTA एक्ट 1999 पूछ लिया गया। तो ये सभी एक्ट जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस पेपर को तैयार कर रहे हैं और जो आपको बता दिया गया है, अगर आप यहाँ से तैयार कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।